अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की साइंस। हमारी कौन सी हेडिंग है? साइकिल पंप, यानी कि हमारा फुटबॉल पंप तक कंप्लीट हो गया था। साइकिल पंप, अगली हेडिंग हमारी है साइकिल पंप। कह रहे हैं कि इसमें धातु का खोखला बेलन होता है, यानी कि एक क्या दिया है, ये साइकिल पंप दिया है जिससे आप लोग साइकिल में हवा भरते हो। तो कह रहे हैं इसमें धातु का खोखला बेलन होता है। इसके निचले सिरे पर क्या कह रहे हैं, जो निचला सिरा होता है साइकिल में हवा भरने के लिए रबर ट्यूब एवं भरते समय पंप को नीचे कहाँ पे रखते हैं? ज़मीन पर स्थिर रखने हेतु धातु की एक पटरी लगी होती है। यानी कि जब हम नीचे रखते हैं तो उसमें एक धातु की क्या लगी होती है? पटरी लगी होती है। इसको पैर से क्या कर लेते हैं? हम दबा लेते हैं, ठीक। फिर पंप को क्या करते हैं? सीधा खड़ा रखते हैं। पिस्टन के ऊपरी सिरे पर हत्था रहता है, यानी कि जो पिस्टन का ऊपरी सिरा होता है उसमें क्या होता है? हत्था रहता है। हत्थे से लगी हुई एक छड़, क्या कह रहे हैं, जो हत्थे में एक छड़ लगी होती है, छड़ के निचले सिरे पर एक धातु की, क्या कह रहे हैं, धातु की चकती कसी होती है, जिसके ऊपर चमड़े की आकृति का वाशर लगा रहता है। यानी कि उसके ऊपर क्या लगा रहता है? वाशर लगा रहता है। यह वाशर वाल्व का, क्या कहते हैं, वाल्व का कार्य करता है। अब कह रहे हैं कि साइकिल पंप किस प्रकार कार्य करता है, यानी कि ये कार्य क्या करता है, यानी हमें इसमें अब दी है कार्य विधि। तो जल पंप के हत्थे को ऊपर की ओर खींचा जाता है, तब पिस्टन के नीचे क्या करें, खाली स्थान बढ़ने के फलस्वरूप वायु दाब कम हो जाता है। यानी कि जब हम पिस्टन को नीचे खाली बढ़ने की तरफ खींचते हैं तो उसमें वायु क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पिस्टन को जब हम फिर से ऊपर लाते हैं तो उसमें हवा दबाव डालकर वाशर के नीचे बेलन में भर जाती है। यानी कि जो हवा होती है, जैसे हम पिस्टन को ऊपर की ओर खींचते हैं तो उसमें फिर से हवा भर जाती है। जब हत्थे को नीचे दबाया जाता है, क्या कह रहे हैं, अब हत्थे को नीचे दबाया जाता है तब पिस्टन के नीचे की वायु पर दाब बढ़ता है। तो क्या कह रहे हैं, जब हम पिस्टन को नीचे की ओर दबाते हैं तो उसमें वायु का दाब फिर से बढ़ जाता है, जिसके कारण बासर के किनारे, क्या कह रहे हैं, जो बासर के किनारे कर बेलन चिपक जाता है, ठीक है। फिर और दबी हुई वायु रबर की जो नली होती है, जो रबर लगी होती है, उससे होकर ट्यूब में चली जाती है। पंप से कह रहे हैं, पंप से दबी हुई वायु बल ट्यूब की सहायता से निकलकर रबर नली के द्वारा साइकिल ट्यूब में, क्या कह रहे हैं, साइकिल ट्यूब में भर जाती है। साइकिल ट्यूब में भरी हुई वायु के इस वाल्व ट्यूब पर बाहर से जब दाब डालने के कारण, यानी कि जब उसमें दाब डालते हैं तो दाब डालने के कारण क्या होता है, ट्यूब में भरी वायु बाहर निकल पाती है और वो पिस्टन को बार बार ऊपर नीचे करने से साइकिल ट्यूब में हवा भर जाती है। तो ये था हमारा साइकिल पंप कैसे कार्य करता है, कैसे पिस्टन ऊपर जाता है, वायु कम होती है, वायु दाब बढ़ाते हैं तो उसमें हवा भर जाती है। तो ये सब था हमारे वायु पंप, साइकिल पंप की विधि, ठीक। अगली हेडिंग हमारी क्या दी गई है, उत्प्लावन बल्ब, ठीक है। उत्प्लावन बल्ब क्या होता है देखेंगे। उत्प्लावन बल्ब किसी वस्तु को पानी या द्रव में डुबाने पर द्रव का कितना आयतन, यानी कि कितना आयतन विस्थापित होता है, तो कितना आयतन विस्थापित होता है देखेंगे। आओ करके देखें। क्रियाकलाप क्या दिया है हमें, 4.9 यानी 5.9 दी गई है। देखेंगे क्रियाकलाप 5.9। कांच का एक आयताकार गुटका लें, हमने क्या लिया, कांच का एक आयताकार गुटका लें। इसका आयतन कितना होगा, देखेंगे आयतन कितना होगा। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई से ज्ञात करें। पानी से पूर्णतः
भरा हुआ एक बर्तन खाली टब में रखें। अब कह रहे पानी से पूर्णतः भरा हुआ एक खाली टब में हमने बर्तन को रखा। कांच के गुटके को इसमें पूर्णतः डुबाकर गुटके द्वारा विस्थापित जल टब में एकत्र करें। विस्थापित जल का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, विस्थापित जल का क्या करें, आयतन को हम ज्ञात करें। कांच के गुटके के आयतन और इस गुटके द्वारा विस्थापित पानी के आयतन में क्या संबंध है? गुटके का आयतन विस्थापित जल के आयतन के बराबर है। किसी वस्तु को पानी में या द्रव में पूर्णतः डुबाने पर वह अपने आयतन के बराबर द्रव विस्थापित करती है। तो अब कह रहे हैं कि इसमें क्या गया है कि किसी वस्तु को जब हम पानी या द्रव में डुबाते हैं, ठीक है, तो उसका जो आयतन होता है द्रव में क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। किसी वस्तु को पानी में डुबाकर, क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु को पानी में डुबाने पर उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, आओ करके देखें क्या प्रभाव पड़ता है। क्रियाकलाप 5.10 यानी कि 5.10 में हमें करके दिखाया गया है कि कैसे उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो एक ईंट ली हमने, एक ईंट को लिया, पानी में भरे बर्तन में इसे हाथ से डुबाएं और हमने उसमें क्या करा, पानी में हाथ से डुबा दिया। क्या होता है, क्या होता है, ईंट हल्की मालूम पड़ती है। ईंट जो होती है वो हल्की पड़ती है, यानी हल्की मालूम पड़ती है। क्यों? ईंट को पानी में डुबाने पर, क्या कह रहे हैं, ईंट को पानी में डुबाने पर दोबारा अपने आयतन के बराबर हटाए गए, क्या कह रहे हैं, दोबारा अपने आयतन के बराबर हटाए गए पानी द्वारा ईंट पर ऊपर की ओर क्या हो रहा है, बल लगता है। ठीक है, तो इस बल को क्या कहते हैं, हम उत्प्लावन बल कहते हैं। यानी कि जैसे ही हम ईंट को दबाएंगे तो वो उसमें बल लगाता है, बल लग रहा है तो उसी बल को हम बोलते हैं उत्प्लावन बल। अब कह रहे हैं यह वस्तु के भार की दिशा के विपरीत, यानी कि जो वस्तु होते हैं उसके दिशा के विपरीत दिशा में होता है, इसी कारण ईंट हल्की लगती है। क्या आपने कुएं से पानी खींचते समय, यानी कि आप कुएं का एक एग्जाम्पल दिया कि कुएं से जब हम पानी खींचते समय पानी से भरे बर्तन को पानी के अंदर तथा वायु में ऊपर की ओर खींचने में आवश्यक बल में अंतर क्या अनुभव करते हैं। जब पानी के अंदर होता है तो आप देखते हो कि बाल्टी हल्की लगती है, जैसे ही आप उसको बाहर खींचते हो तो वो बाल्टी वायु में आ जाती है और कैसी लगने लगती है, भारी लगने लगती है। तो वही कह रहे हैं, पानी से भरे मग या लोटे को पानी के अंदर तथा बाहर उठाकर देखें, क्या दोनों में स्थितियों में आपको बराबर बल लगाना पड़ता है। क्या इस अवलोकन को उत्प्लावन बल की संकल्पना से समझा सकते हैं। तो देखिए, किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाने पर उसके भार में कमी प्रतीत होता है, यानी कि पानी के अंदर जो चीज़ होती है वो हमें हल्की लगती है, जैसे ही हम उसको वायु में लाते हैं, हवा में लाते हैं तो वही चीज़ क्या लगने लगती है, हमें भारी लगने लगती। तो क्या कह रहे हैं, क्या होता है, कम भारी लगती है। उत्प्लावन बल किस प्रकार बदलता है देखेंगे, आओ करके, यानी कि ये क्रियाकलाप द्वारा हमें इसको समझाया गया है कि कैसे बता सकते हैं कि उत्प्लावन बल किस प्रकार बदलता है। तो क्रियाकलाप 5.11, तो क्रियाकलाप 5.11 में दिया है, लोहे के हुक लगाकर, कह रहे हैं वो लोहे के हुक लगे एक बेलन को, ठीक है, स्प्रिंग द्वारा हमने क्या किया, उसको तुला किसे लटका कर, यानी कि लटका कर वायु से उसका भार नोट करें, वायु से हमें उसका भार नोट करना है। कांच की क्या कह रहे हैं, कांच का एक टोंटी द चित्र अनुसार बर्तन लें, ठीक है, यानी कि जिसमें ये नीचे क्या लगा हो, टोंटी लगी हो। इस टोंटी के स्तर तक जल से भरें, यानी कि जहाँ तक वो नल लगा हुआ था, टोंटी लगी हुई थी, वहाँ तक उस बर्तन में पानी भरना है। ठीक, टोंटी के मुँह पर एक स्प्रिंग बैलेंस से लटकी पॉलीथीन की थैली इस प्रकार समायोजित करें कि पानी से भरे बर्तन से निकाला पानी इस थैली में एकत्र हो जाए, यानी कि ये जो आपको थैली दिख रही है इसको इस तरीके से लटकाना है कि जब हम कोई भी चीज़ को इस बर्तन में डुबोएंगे तो इसमें जो पानी निकलेगा, जो पानी बहेगा बाहर निकलेगा, वो इस थैली के अंदर
भर जाए। ठीक, तो अब कह रहे हैं अब स्प्रिंग बैलेंस से लटके लोहे के बेलन को धीरे धीरे पानी के अंदर क्या करें, डुबोएं। ठीक है, क्या होता है देखेंगे क्या होता है। लोहे का बेलन पानी में डुबाते जाने पर पानी निकलकर थैली में क्या हो रहा है, भरता जा रहा है। यानी कि जब हम इस बेलन को इसके अंदर डुबो रहे हैं तो इससे जो पानी बाहर निकल रहा है वो किस में भर रहा है, थैली के अंदर भर रहा है। बेलन को क्या करें, अब धीरे धीरे और नीचे डुबा दें, यानी पूरी तरीके से उसको डुबा दें। इस अवस्था में इन दोनों तुलाओं को पाठ्यांक नोट कर लें, यानी कि जो निकला पानी था उसको भी नोट करना है और जो पानी के अंदर बेलन गया उसका भी भार नोट करना है। ठीक, अब पाठ्यांक के इस अंतर का क्या कारण है, देखेंगे क्या है कि बेलन के भार में यह कमी क्या है, उत्प्लावन बल के कारण है। अब भार की इस कमी को थैली में एकत्र पानी के भार में क्या संबंध है, दोनों लगभग, यानी कि जो हमने बेलन पानी के अंदर डुबोया था उसका भार और जो पानी बाहर निकला है उसका भार एक सा है। यानी कि जितना भार पानी में था उतना पानी बाहर निकल गया, जो निकला हुआ पानी था उसका भी भार इस बेलन के और इस थैली में हुआ जो पानी का भार दोनों का क्या है, समान है। क्या निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है देखेंगे कि बेलन के भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार, क्या कह रहे हैं, बेलन के भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होती है। पानी के स्थान पर अन्य द्रव लेने पर भी समान परिणाम मिलते हैं, यानी कि समान परिणाम मिलते हैं। अब कह रहे हैं जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आती है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि जब हम कोई भी चीज़ को पानी के अंदर डुबोते हैं तो उसके भार में, यानी कि उसके भार में कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है। यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। सर्वप्रथम यूनान देश में, जो यूनान देश में एक वैज्ञानिक थे उसकी बात कर रहे हैं, कौन है, आर्किमिडीज ने इसे ज्ञात किया था। इन्हीं के नाम पर इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि जो उत्प्लावन बल होता है ये एक प्रिंसिपल होता है, कौन सा होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है तो आप यही एक एग्जाम्पल बताओगे कि जब हम एक किसी चीज़ में पानी लेंगे उसमें जब कोई भी चीज़ को डुबाएंगे तो वो चीज़ हमें वस्तु हल्की दिखाई देती है और जो पानी बाहर की ओर निकलता है वो किसके बराबर होता है, जो डुबाई हुई वस्तु है और जो भार, यानी कि जो पानी बाहर निकला है उन दोनों का भार कैसा होता है, समान होता है। इसी चीज़ को किसने बताया था, आर्किमिडीज ने बताया था। इंग्लिश में हम इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से पढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं, समान भार की वस्तु की आकृति बदलने पर उत्प्लावन बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्रियाकलाप 5.12 के उसमें हम देखेंगे। तो क्या कह रहे हैं, धातु की एक कटोरी लें, क्या ली हमने, धातु की एक कटोरी लें, कटोरी के भार के बराबर उसी धातु का एक क्या ले लिया हमने, टुकड़ा लिया। यानी कि एक कटोरी ली और उसी धातु के बराबर का एक टुकड़ा भी ले लिया। क्या होता है, कटोरी तथा धातु के टुकड़े को पानी में भरे बर्तन में बारी बारी डालें। यानी कि पहले हमने कटोरी को डाला, फिर वो जो धातु थी दोनों भार दोनों का समान था उसको लिया, तो क्या होता है, धातु का जो टुकड़ा होता है वो क्या हो जाता है, डूब जाता है, जबकि कटोरी जल में क्या होती रहती है, तैरती रहती है। क्यों, क्यों, तो धातु का टुकड़ा जितना जल विस्थापित करता है, क्या कह रहे हैं, धातु का टुकड़ा जितना जल विस्थापित करता है उस पर लगा उत्प्लावन बल या उस जल के भार के बराबर होता है। अब कह रहे हैं उत्प्लावन बल धातु के टुकड़े के भार से कम होने के कारण क्या हुआ, वह डूब जाती है। ठीक है, तो कटोरी की जो विशिष्ट आकृति, जो उसका आकार था, यानी कि उसके आकार के द्वारा हटाए गए जल का भार उत्प्लावन बल यानी कि उसके भार के बराबर होता है। अतः कटोरी पानी में
तैरती रहती है, और जो धातु का टुकड़ा होता है वो बराबर ना होने के कारण वो पानी में डूब जाता है, और उसकी आकृति भी अलग होती है जिस कारण वो डूब जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि कटोरी में अधिक उत्प्लावन बल लगने के कारण कटोरी पानी में तैरती रहती है, यानी कि जो उत्प्लावन बल होता है वो ज़्यादा लगता है, इसलिए वह पानी में तैरती है। तो क्या कह रहे हैं, वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करती है, उसकी आकृति एवं उसके आकार पर निर्भर करती है। अब इसमें कह रहे हैं प्लावन, यानी कि प्लावन होता क्या है, देखेंगे प्लावन क्या होता है। द्रव में वस्तुएं क्या होती रहती हैं, तैरती और डूबती क्यों हैं। कह रहे हैं कि द्रव में वस्तुएं यानी कि जो लिक्विड पदार्थ होते हैं उसमें वस्तुएं डूब जाती हैं या फिर तैरती रहती हैं, क्यों। तो आपको चित्र भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है 5.13, इसमें आपको 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं, एक को ए से डिनोट किया गया है, दूसरे को बी से और तीसरे को सी से डिनोट किया गया। एक आप देख रहे हो कि बिल्कुल नीचे सतह पर है, दूसरा समतल पर है और तीसरा ऊपर क्या कर रहा है, तैर रहा है। तो ये ऐसा क्यों है देखेंगे। तो कह रहे हैं किसी वस्तु का हवा में भार W है, यानी कि इसको भार जो है वो उसका क्या है, W से नाम दिया गया है कि इसका भार जो है वो W है। तो कह रहे हैं पानी में उस वस्तु पर लगाने वाला उत्प्लावन बल W1 यानी कि W1 है। वस्तु का परिमाणी भार यानी कि W - W1 होगा। इसे आभासी भार भी कहते हैं। अब कह रहे हैं कि जो W1 - W1 था उसे हम आभासी भार भी कहते हैं। यदि कह रहे हैं कि अगर W किससे बड़ा है, W1 से बड़ा है, ये आपको दिख रहा है ना, W इज़ ग्रेटर देन W1, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, तब क्या होगा, वस्तु द्रव में क्या हो जाती है, डूब जाती है। क्यों, क्योंकि इसका भार पानी से ज़्यादा है, इसलिए वो उसके अंदर डूब जाएगी। लेकिन कह रहे हैं अगर W बराबर W1 है, यानी कि दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है, तो ये क्या होगी, ऊपरी सतह पर बनी रहेगी, ना वो ऊपर अपन को दिखाई देगी, ना ही वो नीचे डूबेगी। फिर कह रहे हैं अगर W इज़ लेस देन W1, यानी कि W जो है वो W1 से क्या है, कम है, क्या है, कम है। तो क्या होगा कि जो W1 है वो क्या होती रहेगी, ऊपर वह वस्तु तैरती रहेगी, यानी कि उसका भार पानी से कम होने के कारण वह ऊपर तैरती रहेगी। अब कह रहे हैं वस्तु द्रव के, कह रहे हैं यदि W लेस देन W, तब क्या वस्तु द्रव की सतह पर तैरती रहेगी तथा इसका कुछ अंश पानी में डूबा रहेगा, शेष भाग सतह के ऊपर रहेगा। क्या निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु का भार अगर उत्प्लावन बल के बराबर या इससे कम होता है तो वस्तु तैरती रहती है। अब कह रहे हैं जिन वस्तुओं का घनत्व द्रव के, यहाँ से पढ़ना, चूंकि वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यानी कि जो उत्प्लावन बल होता है और जो वस्तु का भार होता है वो दोनों बराबर होते हैं, इसलिए वस्तु या तो समतल में रहेगी, सतह पर रहेगी, या फिर तैरती रहेगी। अब कह रहे हैं इसलिए जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो वस्तु द्रव की सतह पर क्या होती रहती है, तैरती रहती है। इसे हम प्लावन का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा प्लावन सिद्धांत। अब करें जिन वस्तुओं का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है ऐसी वस्तुओं द्रव में डूब जाती हैं। यानी कि क्या कह रहे हैं, जो घनत्व होता है यानी कि फ्रिक्शन होता है, अगर वो ज़्यादा हो, ठीक है, जिन वस्तुओं का घनत्व से अधिक होता है तो ऐसी वस्तुएं भी क्या हो जाती है, पानी में डूब जाती हैं, द्रव में डूब जाती हैं। क्यों, क्योंकि घनत्व बराबर होने पर वस्तु द्रव में पूरी तरह डूबी हुई तैरती है तथा यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वस्तु क्या कह रहे हैं, आंशिक रूप से डूबी हुई तैरती है।
अब क्या कह रहे हैं, अगली हेडिंग हमें यही दिया गया है घनत्व। क्या दिया गया है, घनत्व। क्या होता है घनत्व देखेंगे। किसी द्रव के द्रव्यमान के, क्या कह रहे हैं, किसी द्रव के, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का घनत्व कहते हैं। यानी कि जब हम द्रव्यमान और उसके आयतन का क्या निकालेंगे, अनुपात यानी कि रेशियो निकालेंगे, तो उस चीज़ का वो क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। इसको हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालते हैं। तो घनत्व को हम किससे दर्शाते हैं, किससे डिनोट करते हैं, डी से। ठीक है, द्रव्यमान को हम एम से दर्शाते हैं और आयतन को हम वी से दर्शाते हैं। तो यही आपका फॉर्मूला दिया है कि D = m/v kg/m³। जैसे जल का घनत्व कितना दिया है, 1000 km/m²। आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। अब कह रहे हैं पारे का घनत्व कितना होता है, 136 क्या कह रहे हैं, 1,36,000 kg/m³। ठीक, तो अब क्या कह रहे हैं कि यदि हम 1 मीटर लंबाई लें, 1 मीटर क्या लें, चौड़ाई लें, तथा 1 मीटर क्या लिया हमने, ऊंचाई ली वाले बर्तन को पूरी तरह पारे से क्या कर दें, भर दें, तो उस बर्तन में पारे का द्रव्यमान अगर कितना दिया, 13,600 दिया है, 600 kg होगा। ठीक है, 13,600 kg होगा। तो क्या होगा, क्रियाकलाप 5.11 की सहायता से आपने आसपास स्थित ठोस पदार्थ वस्तुओं का घनत्व पता करें। यानी कि आपको ये सब दिए हैं, 1 मीटर लंबाई, चौड़ाई, इसी के हिसाब से आपको सभी चीज़ों के, सभी वस्तुओं जो आपके आसपास हैं, इन्हीं सभी वस्तुओं का घनत्व का पता करना है।